Hey guys, what's up? Welcome back to today's video. I hope you all are doing great, right? तो यार देखो, as I promised you, Monday, Tuesday, Wednesday, I told you कि हम complete theory करेंगे about this topic structure of atom and I think सब लोग satisfied हैं because literally मतलब literal sense में हमने बहुत सारी theory cover कर लिया है, right? एंड आई एम वेरी मच श्योर कि जिन लोगों ने मेरी सारी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उन्होंने अब तक मतलब वो जो क्वांटम नंबर्स हमने किए थे यहां तक की सारी डिटेल सब लोगों को अच्छे से मिल गई है ना। एक छोटू सा टॉपिक हमारा रह गया था और वो टॉपिक है समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अब यार देखो, अगर मैं चाहती एज अ मतलब व्हाट शुड आई से एज अ ट्रेडिशनल टीचर या ठीक है एज अ काम चलाऊ टीचर मुझे फटाफट उसको वाइंड अप कर देना चाहिए था, बट आई थॉट कि यार अगर मैं भी काम चलाऊ काम करूंगी मतलब अगर मैंने भी तुम्हारे साथ वो काम चलाऊ वाली बातें कर दी तो फिर यार मजा नहीं आएगा, है ना। देयर हैज टू बी समथिंग डिफरेंट। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी तक सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक छोड़ के बाकी सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम अभी तक अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। And as per my promise, आज we will be taking a third lecture on NCERT questions. I remember मैंने last week Thursday और Friday को, है ना, दो lectures लिए थे। तो अगर अब तक तुम लोगों ने वो lectures नहीं देखे, make sure you are watching these lectures because यहाँ पर मैंने NCERT का each and every single question solve करके दिखाया था, ठीक है। तो बट हम क्योंकि बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, आई थिंक 50 प्लस क्वेश्चंस थे, है ना, जब मैं देख रही थी, तो इतने सारे क्वेश्चंस को करने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा। तो पिछले दो लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किए, आज के लेक्चर में वापस से वी विल कंटिन्यू विद दोस क्वेश्चंस, ठीक है। तो भाई अब आई थिंक काफी सारे लोग हैं, ठीक है, जो मुझे देख पा रहे हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बट गाइज बिफोर आई बिगिन, बहुत सारे लोग नए भी हैं जो मुझे देखेंगे, सो लेट मी गिव यू माई इंट्रोडक्शन, ठीक है। Guys, my name is Sakshi Vora and I am a pass out of IIT Roorkee, ठीक है। 10th 12th में I was a CBSE state topper, ठीक है। 12th में I was also a KVPY fellow and last 6 to 7 years now, मतलब month end पे, May के end पे it will be complete 7 years I have been teaching chemistry to students who are preparing for JEE, to students who are preparing for NEET as well as CBSE and other state board exams, ठीक है। तो ये तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी अबाउट मी। आई होप यहाँ तक भी चीजें सब कुछ सेटल हैं, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें बात बताती हूँ बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। गाइस, दिस इज सीरियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जहां पर तुम्हें अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। देखो, मैं ऑनेस्टली बताती हूँ कि भाई सब्सक्रिप्शन का क्या फायदा है और क्यों लेना चाहिए। मई 2020 हो गया, है ना, मतलब आज तो और भी मतलब अब सिर्फ 10 दिन रह गए, मई खत्म होने वाला है। और हद से हद तुम अगर देखो तो तुम्हारा सेशन चलेगा मई 2021 तक, ठीक है। मतलब मई टू मई तुम्हारा सेशन अब मैं मानती हूँ कि लेट्स से चल रहा है। अगर तुमने मई 2020 में सब्सक्रिप्शन लिया तो एटलीस्ट तुम पूरे के पूरे 12 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन को यूज कर पाओगे, ठीक है। अगर यही सब्सक्रिप्शन तुमने थोड़ी लेट लिया तो पैसे तो तुम 1 साल के भरोगे, बट सब्सक्रिप्शन को यूज करोगे 11 महीने के लिए, ठीक है। मतलब जितना डिले करोगे दो प्रॉब्लम होंगी। एक तो कम नंबर ऑफ मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन यूज करोगे, दूसरा सारी प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेंगी, बैकलॉग बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यू वांट टू अवॉइड दिस घमासान सी चीजें, ठीक है, जब इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स का बर्डन हो जाए, this is the best time you can go for the subscription of plus classes. प्राइसेस अभी बहुत कम है, एक बार सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, लॉकडाउन खुल जाता है, प्रॉपर्ली लिफ्ट हो जाता है, देन आई एम टेलिंग यू गाइज ये प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो डोंट वेट फॉर प्राइसेस टू रिड्यूस क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी बहुत कम है। देखो, 12 महीने का प्राइस है 12,500 का, ठीक है। बट यार आई एम देयर विद यू, अगर तुम ये कोड यूज करोगे अब जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 11,250, ठीक है, जस्ट 11,250। सिमिलरली अगर 6 मंथ्स का लेते हो तो वैसे पड़ता था 10,000 का, बट अगर कोड यूज करते हो तो इंस्टेंट तुम्हें 10% डिस्काउंट मिलेगा और अब प्राइस पड़ेगा जस्ट 9,000, ठीक है। दोनों के दोनों प्राइसेस देखोगे तो 1,000 पर मंथ से भी कम पड़ता है, विच इज
लाइक अ वेरी वेरी डिसेंट अमाउंट कि तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिल रहे हैं, ठीक है, in less than 1000 per month. I think it is a super awesome deal. ठीक है, so guys go and check out ये जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं, क्या क्या मॉडल्स अवेलेबल हैं. I think you should always give it a try. ठीक है, ओके तो इसके बारे में आई विल गिव यू मोर डिटेल्स टू दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, बिकॉज काफी सारों ने तो ज्वाइन कर ही लिया है ना, उनके लिए रिपीट हो जाती है चीजें. सो अगेन अ वेरी वेरी सॉरी फ्रॉम माई साइड अगर सब कुछ तुम्हें रिपीट दिखता है, तुम ऑलरेडी प्लस के स्टूडेंट हो, बट ठीक है, सबको इन्फॉर्मेशन देना हमारी ड्यूटी है ना. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ. अब अगर तुम सोच रहे हो कि मैम ये आपने क्वेश्चन कहाँ से चक लिया, मतलब कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन, तो देखो घबराओ मत. एक्सरसाइज का 2.9 क्वेश्चन है ये. 2.1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं. जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, मेक श्योर यू आर वाचिंग दोस वीडियोस. ठीक है, आज हम एक्सरसाइज का 2.9 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. लेट अस सी कि सॉल्व हो पाएगा या नहीं. सबसे पहले भाई मैं तो भगवान जी में बहुत सारा ट्रस्ट करती हूँ, तो भाई मत्था टेक लेती हूँ क्वेश्चन के लिए. ठीक है, ओके देखो क्वेश्चन क्या है. A photon of wavelength 4 into 10 raised to the power minus 7 meters strikes on the metal surface. अच्छा, मतलब कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, कि एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ हमें दे रखी है. तो मैं अगली स्लाइड पे वेवलेंथ लिख लेती हूँ. 4 into 10 raised to the power minus 7 meters is the wavelength. ठीक है, एनसीईआरटी अगर तुम्हारे पास है तो वहां से क्वेश्चन देख लो, अदरवाइज स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन तो है ही. ठीक है, ये मेटल सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा था, बहुत बढ़िया. द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बीइंग 2.13 EV. अरे भाई साहब, भैया ने हमें वर्क फंक्शन दे रखा है, याद है W0 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने कराया था. कितना है? 2.13 EV. यूनिट्स को हमेशा ध्यान रखोगे, जो यूनिट्स उसने मेंशन की हैं वही यूनिट्स यू विल बी राइटिंग हियर. ठीक है, गड़बड़ मत करना, मैं पहले कह रही हूँ. आगे देखो, हमने क्या कैलकुलेट करना है? द एनर्जी ऑफ फोटोन इन EV. अच्छा, मतलब वो कह रहा है कि जो फोटोन आ रहा है ना, मतलब मान लो ये मेटल सरफेस है, ये फोटोन आया और इसने एकदम से स्ट्राइक किया, इस फोटोन की वेवलेंथ हमें पता है. भैया ने कहा कि भाई इस फोटोन की एनर्जी निकाल के दिखाओ, बस एक ही कॉम्प्लिकेशन कर दिया कि EV में निकाल दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, हमने कहा भाई इट्स सुपर ऑसम मैन, इट्स सो इजी क्वेश्चन, क्या करेंगे? अरे भाई ये याद है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये याद है सबको. और एच न्यू का फॉर्मूला क्या होता है? HC बाय लैम्डा. जरा ये सारी की सारी चीजें इसमें सब्स्टिट्यूट करना, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? H, मतलब 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. ये मैंने कहा था, देखो जो जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने आज तक सारी वीडियोस देखी है मेरी, जब से मैंने ये चैप्टर पढ़ाया, बाय द वे जब से मैंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया, हर बार आई वाज मोर और लेस कंसर्न्ड अबाउट यूनिट्स. तो जैसे ही मैंने देखो H की वैल्यू रखी, मैंने यूनिट्स ध्यान रखे. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट का क्या फॉर्मूला होता है? 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर्स सेकेंड इनवर्स. बहुत बढ़िया. डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना? 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7 मीटर्स. ठीक है, अब मैं पूरी कैलकुलेशन सॉल्व नहीं कर रही हूँ, यू पीपल कैन डू द कैलकुलेशन. ठीक है, अब देखो मैं बस तुम्हें यूनिट्स कैंसिल करने सिखाती हूँ. ये सेकेंड इनवर्स से सेकेंड गया, मीटर से मीटर गया, मतलब हमारा सारा का सारा आंसर आएगा जूल्स में. सही बात है ना? देखो तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, इट विल बी 6.6 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 10 रेज टू द पावर माइनस 34 प्लस 8 प्लस 7, एंड ये आंसर आ गया जूल्स में. सॉल्व करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, बट यहाँ पर हुई गड़बड़. भैया ने कहा था कि इसका आंसर हमें निकाल के दिखाओ EV में, बट मेरा आंसर किस में आया? जूल्स में. अब मैंने सोचा कि यार ये क्या है, फिर मैंने सोचा कि यार मैम ने सिखाया था कि 1 EV का मतलब क्या होता है? E का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 टाइम्स 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम्स. ठीक है, देखो यूनिट्स का ध्यान रखो, कुछ रटना नहीं पड़ेगा, कोई यूनिट कन्वर्जन रटने की जरूरत नहीं है, बस चार्जेस मतलब जो क्या कहते हैं यूनिट्स है ना, उनका ध्यान रखो. और 1 वोल्ट को तो वोल्ट लिख ही रखा है CV. और तुम्हें पता है 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट, अगर फिजिक्स में तुम एकदम धांसू हो, तुमने 10th में अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, तो यू विल बी नोइंग 1 कूलम वोल्ट इज इक्वल टू नथिंग बट 1 जूल. तो मतलब ये मुझे पता चल गया 1 EV इज 1.6 टाइम्स 10 रेज टू द पावर माइनस 19 जूल्स. अगर तुम्हें ये पूरा का पूरा कन्वर्जन
एज सच याद रहता है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद रहता तो मैंने करना सिखा दिया, ठीक है। अब क्या मैं बोल सकती हूँ कि अगर मैम मुझे 1 जूल की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा 1 by 1.6 टाइम्स 10 raised to the power minus 19 EV। मतलब 1 जूल को EV में कैसे कन्वर्ट करते हैं मुझे पता चल गया, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करो तो एनर्जी कितनी आ गई 6.6 है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको 6 मान लेती हूँ। तो इसको 6 ले लिया, सो 6 into 3, 6 3 18 divided by 4 times 10 raised to the power minus 34 प्लस 8 प्लस 7। और देखो 1 जूल था ना, जूल को ईवी में कन्वर्ट कर दो, कितना आएगा 1 ईवी बाय 1.6 टाइम्स 10 रेज टू द पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द आंसर, ठीक है। फटाफट से सॉल्व करके बताओ व्हाट इज द आंसर कमिंग। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ कि दिस इज 2 and 2 9, so this is around 4.5, ठीक है। सो आंसर आ गया 4.5 डिवाइडेड बाय 1.6 टाइम्स 10 रेज टू द पावर माइनस 34 प्लस 8 प्लस 7 कितना 15 प्लस 19। सॉल्व करो, आंसर आ गया ईवी। दैट्स इट, ठीक है। ये तो इतना बड़ा सॉल्यूशन था हमारे फर्स्ट पार्ट का। करने को मैं इसको ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकती थी, बट देखो मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि यूनिट्स का कैसे ध्यान रखते हो। अगर तुमने यूनिट्स का ध्यान नहीं रखा ना, आंसर तो तुम निकाल ही लोगे कुछ भी करके, बट नंबर पूरे नहीं मिलेंगे भाई। यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, एक स्माइली बना देते हैं अगर फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया तो, ठीक है। चलो अगला है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन। भाई साहब एमिशन की काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है। मैंने सोचा कि देखो ये हमारा एक प्लेट था जिसपे एक फोटोन गिरा, ठीक है। जिस एनर्जी से गिरा जिस एनर्जी से गिरा मान लो वो ये आ रही थी। गाइस अब मैंने ये सॉल्व तो किया नहीं, तुम सॉल्व कर लेना, मैं इसको x लिख देती हूँ, x ev x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम मुझे आंसर बता दो कमेंट्स में क्या आ रहा है, ठीक है। तो जिस एनर्जी से गिरा वो क्या था x, तो ठीक है x ev से गिरा। और कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए थी उसको बाहर निकलने के लिए 2.13 ev। अब तुम्हें यहीं से पता चल जाएगा क्या तुम्हारा आंसर सही आया या नहीं। भाई जिससे गिरा, जिस एनर्जी से फोटोन गिरा वो एनर्जी ना ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू जितनी रिक्वायर्ड है। तो अगर किसी का आंसर 2.13 से ज्यादा आ रहा है तो वो सही हो सकता है, बट अगर 2.13 से कम आंसर आ रहा है तो मतलब तुमने कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ करी है, ठीक है। तो बस अब हम निकाल देंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जिस एनर्जी से वो गिरा माइनस वर्क फंक्शन। कितनी एनर्जी से गिरा, x से गिरा माइनस 2.13। आंसर देखो ईवी में आएगा, सॉल्व कर लेना। x की वैल्यू तुम्हें पता है 2.13 पता है, x माइनस 2.13 इज नथिंग बट ईवी, ठीक है। इतना इज द काइनेटिक एनर्जी। आई होप सेकंड पार्ट सब लोगों को अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। चलो भाई इतना समझ आ गया तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो थर्ड पार्ट क्या है क्वेश्चन का। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कहता है कि भाई व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखो भाई ने वन ईवी की वैल्यू वैसे दे रखी थी, भैया अच्छे थे, बट मैंने तुम्हें करना सिखा दिया, मैं भैया से भी ज्यादा अच्छी हूँ, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कितनी है। अरे भाई क्या कह रहे हो, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है, तो मैं तो सिंपल फॉर्मूला लगा दूंगी ना कि भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई x माइनस 2.13, x माइनस 2.13। गाइस यहां पर होगी तुम्हारी गलती, मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर गलती होने के फुल चांसेस है। तुम लिखोगे इसका आंसर ईवी में, कई लोग तो पता है ईवी लिखेंगे ही नहीं, बस वो 2.13 x माइनस 2.13 लिखेंगे। फिर पता है क्या करेंगे, हाफ इंटू, फिर कहेंगे मैम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें पता है 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31 kg, और वेलोसिटी को v स्क्वायर लिख देंगे, सॉल्व करेंगे v आंसर आ जाएगा, और फिर आंसर लिखेंगे v इज इन मीटर पर सेकेंड। भाई साहब धीरे, होले होले चलो, धीरे। ये बात याद है ना कि भाई अगर यहाँ kg है, अगर वेलोसिटी तुम चाहते हो कि मीटर पर सेकेंड में आए, ये तभी पॉसिबल है भाई साहब अगर ev को जूल्स में कन्वर्ट करो। अगर ev को तो तुमने ev में रहने दिया, ठीक है, और kg को kg में रहने दिया, और फिर अब एकदम चौड़ मार के लिख रहे हो मैम वेलोसिटी आएगी मीटर पर सेकंड में, तो बिल्कुल रत्तड़ आंसर है, गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलती नहीं करोगे, सब लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो x माइनस 2.13 आया था इसको सबसे पहले हम जूल्स में कन्वर्ट करें। और 1 EV की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, अभी बताया था ना, देखो इसने दे भी रखा है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, तो लिख दो
1.6 टाइम्स 10 रेज टू द पावर माइनस 19 जूल्स, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ इंटू 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31 kg इंटू v स्क्वायर। सॉल्व करो, अब जो v की वैल्यू आएगी विल बी इन मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब देखो यार, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताती हूँ। YouTube पे बहुत सारी वीडियोस हैं, मतलब मैं अकेली नहीं हूँ जिसने YouTube पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कराए होंगे, ठीक है। YouTube पे मतलब इतने सारे टीचर्स ने अलग अलग तरीकों से एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर YouTube पे ना देखो तो भाई वैसे ही ऑनलाइन इतने सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है। बट व्हाट इज स्पेशल अबाउट जो मैंने तुम्हें सिखाया और जो तुमने आज एज अ स्टूडेंट लर्न किया कि मैम हमें यूनिट्स का कैसे ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी तुम्हें इतनी डिटेल में छोटी छोटी चीज नहीं बताएगा कि हर कोई ये बोलता है भाई काइनेटिक एनर्जी उठाओ रख दो, हाफ एम वी स्क्वायर तुम्हें पता है, रख दो आंसर निकाल लो, ठीक है। बट यहीं पर तुम गलती करते हो, ये छोटी छोटी टेक केयर ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बिग थिंग्स विल अल्टीमेटली फॉल इन देयर प्लेस, ठीक है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, बड़े बड़े क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई देखो, ईवी कभी भी लिखोगे तो उसको जूल्स में कन्वर्ट कर देना, तभी आंसर मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। चलो, अगर ये क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन समझ आ गया, इस बात पे सारे लोग वीडियो को लाइक कर दो भाई, इतने अच्छे तरीके से तुम्हें समझा रही हूं मैं, तो मेरा मोटिवेशन तो होना चाहिए ना, है ना। तो फटाफट वीडियो लाइक कर दो अगर दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, और एनसीईआरटी में मार्क कर लो कि भाई एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन हो गया, जय हो, ठीक है। तो अगला करते हैं एक्सरसाइज 2.10 एनसीईआरटी अगर खोल रखी है तो देख लो, 2.10 का क्वेश्चन है, ये करके देखते हैं क्या क्वेश्चन है। टफ है, इजी है, जैसा भी है हमें क्वेश्चन को करना है। देखो, पहले तो मैं फिर से प्रणाम कर देती हूँ, ठीक है भाई, मेरी आदत है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर is just sufficient to ionize the sodium atom. बहुत ही भारी भरकम स्टेटमेंट उसने बोली है, बट मेरे दिमाग में सिर्फ इतना आया है कि अगर मैंने एक वेवलेंथ ली है 242 नैनोमीटर्स की, यूनिट्स देखो मैंने दोबारा लिखी है, ठीक है। अगर एक 242 नैनोमीटर की वेवलेंथ आई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई है, तो उसने जस्ट एक सोडियम एटम को आयनाइज कर दिया। बाय द वे, अब तक तुम्हें ये बात क्लियर हो गई होगी, 10th में भी पढ़ाया था, आयनाइजेशन मतलब टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, कि भाई अगर इतनी वेवलेंथ की हमने ईएम वेव डाली तो मतलब ये जस्ट एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगी, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। Calculate the ionization energy of sodium in kilojoules per mole. देखो, he so damn nice man. उसने बोला कि आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करो, ठीक है। आई एग्री, हमने अभी तक आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है पढ़ाया ही नहीं है, बट तुम्हें पता है बिना पढ़ाए भी तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अगर भाई ने यूनिट्स दे रखी है कि मुझे किलो जूल्स पर मोल में बताओ कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं क्वेश्चन को दोनों तरीके से करके दिखाती हूँ। सबसे पहले एज अ टीचर जिसको फुल ऑन डिटेल पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें भी बताती हूँ, फिर हम ये सारा कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे और एकदम बेसिक तरीके से क्वेश्चन करके दिखाऊं। देखो, मान लो ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सोडियम एटम का न्यूक्लियस है, और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, तुम्हें पता ही है इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे घूम रहे होते हैं, और 10th की नॉलेज यूज करें तो हमें पता है कि मैम पहले शेल में 2 होंगे, अच्छा 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 1, ये तुम्हें पता है, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई साहब हम कितनी एनर्जी दें, हमें एनर्जी देनी पड़ती है ना टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, आई होप तुम सब एग्री करते हो। मतलब मुझे कितनी एनर्जी देनी चाहिए ताकि ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकल जाए, हाउ मच मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आई शुड सप्लाई so that the most loosely bound electron is emitted out of the atom. भाई एक तगड़े एटम में से, ठीक है, मुझे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, वो जो कैरम खेलते हैं ना, इसे स्ट्राइक आउट करना है, ठीक है। मिनिमम में कितनी एनर्जी दूं कि वो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक आउट हो जाए, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ये पूरी कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अगर लेटर से, ये तो मैंने तुम्हें डेफिनेशन बता दी, बट ये डेफिनेशन पता है हम 3rd चैप्टर में सिखाते हैं, वो जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला ना, उसमें सिखाऊंगी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, क्यों होती है, सब पढ़ेंगे वहां पे। बट यार ये चैप्टर में तो आयनाइजेशन एनर्जी का कुछ इतना कुछ इंपॉर्टेंस था ही नहीं।
अब मेरे को अगर ये क्वेश्चन करना है और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, मेरे पास सिर्फ वेवलेंथ दे रखी है और मुझे उसको किलो जूल्स पर मोल में किसी तरह कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगी? मैंने दिमाग लगाया कि भाई व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन या एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब एनर्जी ऑफ द लाइट विच इज कमिंग। फिर मैंने कहा एनर्जी का फॉर्मूला तो होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, इन द टर्म्स ऑफ वेवलेंथ क्या होता है एच सी बाई लैम्डा, है ना। मैंने कहा यार एक काम करते हैं, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। H कितना 6.6 टाइम्स 10 रेज टू द पावर माइनस 34। भाई मैं बहुत ही अच्छी इंसान हूँ, यूनिट से बहुत प्यार करती हूँ, तो मैंने लिख दिया जूल सेकेंड। ठीक है। C की स्पीड कितनी 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। देख लो मैं एज अ टीचर भी एंड एज अ स्टूडेंट भी हमेशा बचपन से यूनिट्स लिखती आ रही हूँ, तो जाके मेरा इतना फायदा हुआ है। तो यूनिट्स पे कॉन्सेंट्रेट करो, लाइफ आसान हो जाती है। चलो डिवाइडेड बाय, तुम सोचते होगे ना कई बार कि मैम कितनी ऑब्सेस्ड है विद द यूनिट्स, बट यार लिटरली जो ऑब्सेशन होता है ना यूनिट्स के साथ, वो किसी ना किसी तरह तुम्हारा क्वेश्चन सही करा देता है। यू विल गेट द प्रूफ हियर इटसेल्फ। देखो मैं कोई ज्यादा ड्रामा नहीं कर रही हूँ, तुम्हें खुद प्रूफ मिलेगा इस क्वेश्चन में। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है नैनोमीटर में, तो मुझे पता है कि मैम इसको मीटर में कन्वर्ट करना बहुत ही जरूरी है, आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं और यूनिट्स तो देखनी पड़ेंगी। तो मैंने लिख दिया 242 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9 मीटर्स। देखो मीटर से मैंने मीटर काटा, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड काटा, तो फिर मैंने सॉल्व किया 6.6 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 242 टाइम्स 10 रेज टू द पावर माइनस 34 प्लस 8 प्लस 9, आंसर आया जूल्स में। ठीक है, सॉल्व कर लेना, मैं ज्यादा सॉल्व नहीं कर रही। फिर मैंने सोचा क्या ये आंसर मैं रिपोर्ट कर सकती हूँ? नहीं यार नहीं, आंसर तो मुझे चाहिए किलो जूल्स पर मोल में। मैंने कहा किलो जूल्स पर मोल कैसे आएगा, मुझे नहीं पता। किलो जूल्स तो आ सकता है ना, इसी नंबर को अगर मैं डिवाइड बाय 1000 कर दूं, मतलब 6.6 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 242 डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स 10 रेज टू द पावर माइनस 34, 9 प्लस 9 18 होता है, तो 9 प्लस 8 विल बी 17 प्लस 17, ये आंसर आ गया किलो जूल्स में। इतना तो कर सकते हो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि मैम किलो जूल्स पर मोल निकालना है, किलो जूल्स तक तो हम पहुंच गए। याद है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से सिखाया था कि एवोगैड्रोस नंबर AVAGADRO, एवोगैड्रोस नंबर, स्पेलिंग गलत होगी तो माफ कर देना। एवोगैड्रोस नंबर का फॉर्मूला पता क्या होता है? 6.022 टाइम्स 10 रेज टू द पावर 23 मोल इनवर्स। जिन लोगों ने मुझे मोल कॉन्सेप्ट से फॉलो किया है, जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियोस ध्यान से देखी हैं, उन सब बच्चों को ये याद होना चाहिए कि मैम एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.022 टाइम्स 10 रेज टू द पावर 23 मोल इनवर्स। यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। पीछे क्या आंसर आया था मेरा? आंसर आया था 6.6 टाइम्स 3, एक बार लिख लेती हूँ, 6.6 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 242 डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स 10 रेज टू द पावर माइनस 34 प्लस 17 इज नथिंग बट 10 रेज टू द पावर माइनस 17 किलो जूल्स। ठीक है, मुझे इस टर्म को किलो जूल्स पर मोल में कन्वर्ट करना था, तो मैंने सोचा कि भाई साहब क्या खराबी है, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 6.022 टाइम्स 10 रेज टू द पावर 23 मोल इनवर्स। सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे? 6.6 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 242 टाइम्स 6.022 टाइम्स 10 रेज टू द पावर 23 माइनस 17 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर आ गया किलो जूल्स पर मोल में। ये हुआ हमारा क्वेश्चन, दैट्स इट। मुझे कोई आइडिया नहीं था, और तुम्हें पता है ये ट्रिक कितनी काम आती है। अगर तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन में क्या करना है, बट तुम्हें पता है कि जो निकाल रहे हैं उसकी यूनिट्स क्या है। बाय द वे जेई तक अगर जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है वैसे ही तुम्हें समझ आ जाएगा, थर्ड चैप्टर में अच्छे से समझाऊंगी। बट अगर हमें ना भी पता होता, तो देखो मैंने सिंपल वेवलेंथ से स्टार्ट करके और सिंपल यूनिट्स को देख के मैंने आंसर निकाल के दिया। ठीक है, तो ये भी एक अगली चीज थी जो कोई भी टीचर तुम्हें नहीं सिखाएगा। हर कोई यही सिखाएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, उसको कैसे यूज करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। बट अगर तुम्हें ये ट्रिक, अगर तुम्हें ये मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो तुम्हें पता है कि वीडियो को लाइक कर देना बहुत जरूरी होता है मैम के। ठीक है, सो फटाफट से वीडियो लाइक हो जानी चाहिए अगर ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.10 अच्छे से क्लियर हो गया। अगर हो गया तो एनसीईआरटी में मार्क कर दो डन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी मतलब
एंथो के साथ, मतलब आई एम एज्यूमिंग कि सब बच्चे आंसर दे रहे होंगे, ठीक है, तो इसी एंथो के साथ फटाफट से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 2.11, 2.10 कर लिया, अब 2.11 क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन को प्रणाम। और 25 वॉट बल्ब, भाई साहब मुझे याद आया ये पावर वाला क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल कराया था पिछले वीडियो में, और ये बोला था इसको एक सुपर ऑसम क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो, तो मैं दोबारा प्रणाम कर देती हूँ, इतना धांसू क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले तो अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर लो कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, और 25 वॉट बल्ब, मतलब एक बल्ब दे रखा है, ठीक है, ये बल्ब है और ये 25 वॉट का है। अब 25 वॉट का मतलब मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है और तुम्हें भी होना चाहिए, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था। ये जो वॉट है इसका मतलब होता है पावर ऑफ द बल्ब। पावर ऑफ द बल्ब मतलब कितने जूल्स एनर्जी बल्ब से निकल रही है पर सेकेंड। और जो मेरे स्टूडेंट है उनको ये बात पता है कि मैम 25 वॉट का मतलब होता है 25 जूल्स पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में 25 जूल एनर्जी निकल रही है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। A 25 watt bulb emits monochromatic light of wavelength 0.57 micrometer। अच्छा, ये बल्ब में से ना कुछ लाइटें निकल रही हैं जिसका वेवलेंथ है पॉइंट कितना था, 57 माइक्रोमीटर, 57 माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर की तुम्हें पूरी की पूरी कहानी पता होनी चाहिए। दिस इज 0.57 टाइम्स 10 रेज टू द पावर -6 मीटर्स, इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने पूछा भैया ने कि भाई कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड मतलब, रेट ऑफ एमिशन मतलब कितने क्वांटा निकलेंगे इन 1 सेकेंड। तो क्या निकालना है, उन्होंने बोला कि निकाल के दिखाओ कि हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वांटा आर कमिंग आउट इन 1 सेकेंड, कि एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ क्वांटा आ रहे हैं बाहर। बस ये क्वेश्चन है, ये पता करके दिखाना है। मैंने सोचा कि कैसे करें। मैंने कहा कि भाई लैम्डा मुझे पता है, तो यार ये तो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए ना। देखो, ये तो तुम्हारे माइंड में क्लियर आना चाहिए। अभी तक के 2 क्वेश्चन में भी यही सीखा। अगर लैम्डा पता है तो एनर्जी ऑफ दैट क्वांटा निकाल लेते हैं। ई क्या फॉर्मूला है, एच न्यू। अब तक तो ये रट गया होगा, एच सी बाय लैम्डा, इतने क्वेश्चन कर लिए। सॉल्व करना, एनर्जी एक क्वांटा की कितनी है करके दिखाओ। एच कितना, 6.6 टाइम्स 10 रेज टू द पावर -34। तुम तो मेरे स्टूडेंट्स हो तो यूनिट्स लिखोगे। टाइम्स 3 टाइम्स 10 रेज टू द पावर 8, मेरे स्टूडेंट्स हो तो यूनिट्स लिखोगे। डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितना, 0.57 टाइम्स 10 रेज टू द पावर -6 मीटर्स। गाइस मेरी आज आवाज थोड़ी बैठी हुई है, ठीक है, आई एम हैविंग अ बैड कोल्ड, तो माफ कर देना अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है बीच बीच में। आई एम रियली सॉरी फॉर द सेम, ठीक है। चलो आगे करते हैं। एक सेकेंड, पेन का कलर चेंज ही नहीं हो रहा यार। चलो हो गया, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड गया, मीटर से मीटर गया। सॉल्व करते हैं, कुछ आएगा 6.6 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 0.57 टाइम्स 10 रेज टू द पावर -34 प्लस 8 प्लस 6, और आंसर आ गया जूल्स में। सही बात है, यहां तक हो गया। मतलब क्या, मतलब ये कि भाई एक क्वांटा, 1 क्वांटा की कितनी एनर्जी है, 1 क्वांटा हैज हाउ मच एनर्जी। अच्छा ये नेक्स्ट पेज पे कर दूं जरा, इफ यू डोंट माइंड। तो ये समझ आ गया कि 1 क्वांटा हैज हाउ मच एनर्जी, कितनी एनर्जी है एक क्वांटा की। ऊपर यहां से लिख लो इसको। यार मैं सॉल्व नहीं कर रही हूं, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं इसको एक्स बोल सकती हूँ, एक्स जूल। भाई ये सॉल्व कर लेना, 6.6 टाइम्स 3 बाय 0.57। और अगर इजी करना है तो 6.6 0.57 को तुम सिंपली 0.6 ले लेना, पॉइंट से पॉइंट काट देना, तो 66 बाय 6 मतलब 11, तो समथिंग लिख दो 33 टाइम्स 10 रेज टू द पावर 8 प्लस 6 कितना 14 -34 प्लस 14 जूल्स, ठीक है। सॉल्व करो, सो 33 टाइम्स 10 रेज टू द पावर -20 जूल्स, लगभग ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना, अपने आप इजी है। चलो इसको मैं ना मान लो फॉर एग्जाम्पल x जूल्स लिख देती हूँ। तो मैंने कहा कि मैम एक क्वांटा की एनर्जी है x जूल्स, ठीक है। इसको मैं उल्टा भी तो कर सकती हूँ ना, मैं ये भी तो बोल सकती हूँ कि इफ एनर्जी इज x जूल, नंबर ऑफ क्वांटा कितने हैं। अरे यार यूनिटरी मेथड है बस, और कुछ नहीं। अगर एनर्जी x जूल है तो कितने क्वांटा है, 1। इफ
एनर्जी इज 1 जूल। गाइस देखो, तुम लोगों में से कई लोग बहुत ही स्मार्ट होंगे जिनको यूनिटरी मेथड अब बहुत ही बेसिक लगने लग गया होगा, ठीक है, वो लोग ये सारे स्टेप स्किप कर सकते हैं। बट मैं हमेशा ये अज्यूम करके चलती हूँ कि मेरी वीडियो को कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जरूर देख रहा होगा जिसको ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से ट्राई करती हूँ कि हर एक बंदे को, मतलब हर एक बच्चे को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अगर तुम्हें ऑलरेडी आता है तो यू कैन स्किप, ठीक है, मतलब अपने आप फटाफट करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 जूल अगर एनर्जी है तो कितने क्वांटा हो जाएंगे? 1/x। और हमारे पास एनर्जी है कितनी? 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी निकलती है? 25 जूल्स। तो मेरे पास अगर एनर्जी इज 25 जूल्स, तो नंबर ऑफ क्वांटा कितने हो जाएंगे? सॉल्व कर लो। नंबर ऑफ क्वांटा कितने? 25 डिवाइडेड बाय x, बस सॉल्व कर लो। तो इतने क्वांटा कितने टाइम में निकल रहे हैं? 1 सेकेंड में निकल रहे हैं। सो भाई रेट ऑफ एमिशन कितना हो जाएगा? यही। सो आंसर विल बी, लेट अस से 25 बाय x पर सेकेंड, मतलब इतने नंबर ऑफ क्वांटा 1 सेकेंड में निकल रहे हैं, ठीक है। अगेन मैं बोलूंगी, कोई भी तुम्हें YouTube वीडियो उठा के देख लो, इतने डिटेल में, इतने बेसिक तरीके से किसी टीचर ने नहीं सिखाया होगा। तो अगर तुम्हें ये बेसिक तरीका सीखने का, ठीक है, और मेरे सिखाने का पसंद आता है, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। बाय द वे यार, ये इतनी अच्छी चीज है कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैं तुम्हें करना सिखा रही हूँ, ठीक है। तुम्हें कोई क्वेश्चन रटना नहीं पड़ेगा, कोई ऑनलाइन मटेरियल देखना नहीं पड़ेगा जहां पर सॉल्व क्वेश्चन होंगे। तो भाई इस वीडियो को शेयर कर दो ज्यादा ज्यादा फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबका भला हो सके। खाली तुम नंबर लेके क्या करोगे भाई? जब तक कंपटीशन नहीं होगा ना, मजा नहीं आता लाइफ में, ठीक है। सो शेयर हो जानी चाहिए वीडियो फटाफट। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन 2.11। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। इसी बात पे एक नया क्वेश्चन सबके सामने है, एक्सरसाइज 2.12। अगर एनसीईआरटी है तुम्हारे पास तो खोल लो, अदरवाइज यहां देखते रहो। एक्सरसाइज 2.12 है, जय हो। Electrons are emitted with a zero velocity from a metal surface when it is exposed to a radiation of wavelength 6800 angstrom। भाई साहब बहुत ही बढ़िया, बड़ी लाइन लिख दी है भैया ने एकदम से। देखो आज की लेक्चर में आई डोंट थिंक कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर सकूंगी, ठीक है। आई विल टेक अदर लेक्चर्स टू कवर एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। बट मेरा ये रहेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है एनसीईआरटी में जो कि पेपर में आ सकते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर ऑल दोज क्वेश्चन। कि आज के बाद अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कोई क्वेश्चन आया तो कोई भी मेरे स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यू शुड बी दैट प्रो विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि ना इलेक्ट्रॉन्स एक मेटल सरफेस पे एक वेवलेंथ गिरी, कितने वेवलेंथ की गिरी? 6800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम लिखना जरूरी है। और जो हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए ना, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, वेलोसिटी जीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो क्या मैं बोल सकती हूँ जितनी वेवलेंथ की लाइट आई वही की वही सारी एनर्जी जो थी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी ना, मतलब जितना रिक्वायर्ड था उतना ही गिरा, उससे ज्यादा वाला गिरा ही नहीं। ज्यादा गिरता तो हम भागते। याद है मैंने पाव भाजी वाला एग्जांपल दिया था कि 1 प्लेट पाव भाजी मिनिमम रिक्वायर्ड है कि मैं अपनी टेबल से उठ के बाहर जाऊं। तुम 2 प्लेट दोगे तो मैं फटाफट बाहर जाऊंगी खाने के लिए, ठीक है। और तुम आधी प्लेट पाव भाजी दोगे, आई विल बी लाइक मैं नहीं आ रही, आधी प्लेट पाव भाजी से मेरा कुछ नहीं होता, कम से कम एक तो दो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही प्लेट पाव भाजी दी, मतलब 6800 एंगस्ट्रॉम दिया, इससे ज्यादा दिया ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, ठीक है। क्या पूछ रहा है वो? कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अरे भाई पहला पार्ट तो बहुत ही इजी है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तुम्हें दे रखी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ये पता है ना सबको। क्या फॉर्मूला होता है? C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है विच इज C बाय लैम्डा। सही बात है ना, फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो C बाय लैम्डा। अगेन यूनिट्स का सब लोग ध्यान देंगे, 3 टाइम्स 10 रेज टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है? 6800, 6800 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 रेज टू द पावर -10 मीटर्स। सॉल्व कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, मीटर से मीटर गया, आंसर आ जाएगा 3/6800 टाइम्स 10 रेज टू द पावर 18 सेकेंड इनवर्स। ये होगी हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया? अप्रोक्सीमेशन फुल ऑन यूज कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा ऐसे क्वेश्चंस में, अप्रोक्सीमेशन चलती है, चला लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने बोला वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल निकाल दो। यार वर्क फंक्शन क्या था? ये तो हमें याद है ना, वर्क फंक्शन मतलब W0 विच इज इक्वल टू H न्यू नॉट।
तो h को रख दो 6.6 टाइम्स 10 रेज टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। न्यू नॉट की वैल्यू रख दो 3 डिवाइडेड बाई 6800 टाइम्स 10 रेज टू द पावर 18 सेकेंड इनवर्स। देखो आंसर अभी चेक हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड गया, जो भी आंसर आएगा वो जूल्स में आएगा और यही हमें चाहिए था। डन। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बट दिमाग में रखनी थी यूनिट्स। यूनिट्स का खेल खेलोगे तो जीत जाओगे, नहीं खेलोगे तो डूब जाओगे। तुम्हारी मर्जी है, जीतना या डूबना तुम्हारे पे डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या बोल रही थी मैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन सब से रिलेटेड हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाए थे क्वेश्चंस, और जो बाकी बची थी कसर वो हमने आज की वीडियो में पूरी कर दी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जो एनसीईआरटी में गिवन है, जिसके बेसिस पे यू विल सी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। लास्ट वीडियो में मैंने एग्जाम्पल्स कराए थे, जो प्रॉब्लम्स है ना एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल्स वो मैंने कराए थे, और आज मैं एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कराऊंगी। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना बीच में, कमेंट्स में तुम लोग बता दिया करो। वी लिटरली गो थ्रू ऑल योर कमेंट्स जब भी मैं बोलती हूँ होमवर्क। ठीक है, कल मेरे ख्याल से कितने सारे कमेंट्स आए वीडियो में, बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज किया कि मैम दिस इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन। तुम्हें पता है जब तुम आंसर करते हो ना, मतलब एक टीचर के लिए वही सबसे बेस्ट फील होती है कि देयर आर स्टूडेंट्स हु फॉलो अस लाइक एनीथिंग। ठीक है, मतलब हमारा पढ़ाना मतलब वर्थ इट हो जाता है, आई विल से। ठीक है, तुम मीनिंग ऐड कर देते हो हमारे पढ़ाने में। तो गाइज व्हेनेवर आई से कि होमवर्क करके आया करो, और अगर तुम करते हो इट रियली मीन्स अ लॉट टू अस, एंड एट द सेम टाइम तुम्हारा तो इम्प्रूवमेंट होता ही है। ठीक है, सो कमेंट्स करा करो, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे तुम्हें अच्छे लगे, फीडबैक दिया करो अबाउट द सेशन। इट इज ऑलवेज अ गुड फीलिंग। कोई सजेशन हो ऑलवेज वेलकम। ठीक है, चलो ज्यादा नहीं बोलूंगी, फिर कहोगे मैम प्रवचन देना शुरू कर चुकी हैं। सो एक्सरसाइज 2.13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.13 एनसीईआरटी का, ये है आपकी स्क्रीन पे। खैर मेरे से डायलॉग बोला नहीं जाता, बट स्टिल, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड when the electron in a hydrogen atom undergoes a transition from an energy level 4 to energy level 2? मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ लेवल से सेकेंड लेवल पर आ रहा है, तो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज एमिटेड? कूल मैन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के केस में मुझे एक फॉर्मूला याद है, न्यू बार क्या होता है 1 बाय लैम्डा, क्या होता है आर एच इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। एक ही छोटी सी गलती है, मतलब दो छोटी छोटी गलतियां जो तुम्हें करने से अवॉइड करनी है। सबसे पहले आधे लोग पता है क्या करते हैं, मैं बताती हूँ। बचपन से हमने फॉर्मूला पढ़ रखा होता है न्यू बार का 1 बाय लैम्डा, बचपन मतलब 11th की बिगिनिंग से। तीन गलतियां हैं, मैं बता देती हूँ, देखो। ठीक है, कई लोग आर एच को लिखते हैं 109677, यूनिट्स लिखना भूल जाते हैं। सॉल्व करते करते आंसर आ जाता है मीटर्स में। भाई जब यूनिट्स 109677 सेंटीमीटर इनवर्स लिया था, तो आंसर भी सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा। अगर सेंटीमीटर इनवर्स नहीं करना तो यहीं पर इसको मीटर इनवर्स में चेंज कर दो ताकि आंसर मीटर्स में आए। ठीक है, ये पहली गलती थी, मैंने बता दी, तुम लोग नहीं करोगे। सेकेंड गलती क्या लेनी है, n1 को हमेशा छोटा नंबर मानना है जहां पर गिर रहा है, और n2 मतलब जहां से गिर रहा है। n2 मतलब फ्रॉम वेयर इट इज फॉलिंग, n1 मतलब टू वेयर इट इज फॉलिंग। तो गाइज n1 हमेशा छोटा लोगे, 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 मतलब जो बड़ा 4 का स्क्वायर। ये हो गई हमारी सेकेंड गलती जो तुम नहीं करोगे। n1 को छोटा लोगे हमेशा, n2 को बड़ा लोगे। बढ़िया, समझ आ गया। थर्ड गलती तुम लोग क्या करते हो, देखो क्या करेंगे आधे लोग, सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको खुशी खुशी लिखाएंगे आंसर, और खुश होके बाहर आके कहेंगे वो मैन पेपर वाज सो ऑसम। भाई साहब ध्यान नाल यार, क्या कर रहे हो? 1 बाय लैम्डा थोड़ी ना पूछा था उसने, वेवलेंथ पूछी थी ना। तो जो भी यहाँ पे आंसर आया उसका इनवर्स ले लोगे 1 बाय दैट। इसको सॉल्व करो, लेट्स से x सेंटीमीटर इनवर्स आया, तो आंसर x सेंटीमीटर इनवर्स नहीं लिख के आओगे, आंसर लिख के आओगे 1 बाय x सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं पसंद, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, वो तुम्हारी श्रद्धा भावना है। सेंटीमीटर में आंसर लिख के आओगे तो भी नंबर पूरे मिलेंगे, बट बेटर इज कि ऑलवेज ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दो, सो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन था, कोई भी बुक उठा के देख लो, कोई भी वीडियो उठा के देख लो,
मेरी गारंटी है इतनी अच्छे से डिटेल में गलतियां बता बता के तो किसी ने क्वेश्चन करना नहीं सिखाया, ठीक है। बट अगर तुम्हें समझ आ गया तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। बाय द वे वीडियो लाइक नहीं करी है तुमने, तो फटाफट से वीडियो लाइक हो जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.14, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करके देखते हैं। मैं टाइम देखती रहती हूँ क्योंकि ना मतलब कई बार क्या होगा कि वीडियो ज्यादा लंबी खिंच जाएगी और तुम्हारे दूसरे टीचर को मेरी वजह से वेट करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं टाइम देख देख के पढ़ा रही हूँ। चलो लेट अस सी कि आज कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात यार, खूब ट्राई करना कि ये क्वेश्चंस को तुम मतलब ऐसे नहीं, जैसे मेरे पास ना एक पेपर पड़ा था तो जब मैंने सॉल्व किया मैंने किसी भी पेपर पे सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब ये पेपर कहाँ जाएगा मुझे भी नहीं पता रहेगा, ठीक है। बट तुम ऐसे मत क्या करो, जब तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, कि मेक श्योर कि वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तुम लोग एक प्रॉपर मतलब नोटबुक में बना के मतलब सॉल्व किया करो, ठीक है। रीजन बीइंग कि नेक्स्ट टाइम जब पढ़ोगे ना चैप्टर तो दोबारा सेम क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, मार्क कर दिया करो, सिर्फ वही रिवाइज करोगे, ना कि सेम क्वेश्चन अगेन। इसी चैप्टर में 60 क्वेश्चन है, हर बार करने लगोगे तो भाई साहब कब जेई का पढ़ोगे, कब नीट का पढ़ोगे, है ना। तो थोड़ा मतलब रेगुलर स्ट्रीमलाइन वे में पढ़ाई करो। अच्छा प्रणाम। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज फिफ्थ ऑर्बिट। अच्छा वो ये कह रहा है कि ना एक हाइड्रोजन एटम है मेरे पास, ठीक है, और उसमें ना फिफ्थ ऑर्बिट में। अब आधे लोग तो ये सोच रहे होंगे मैम हाइड्रोजन में तो सिर्फ एक ही एनर्जी लेवल होता है ना, ये फिफ्थ ऑर्बिट कहां से आई। अब जो मेरे स्टूडेंट है उनको मैंने सिखाया था कि देखो ऑर्बिट एक नहीं होती है, ऑर्बिट तो इनफाइनाइट होती है, बट जनरली इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल पे रहता है, फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है, ठीक है। अब हमारी मर्जी, हमने उसको एनर्जी दे दे के फिफ्थ ऑर्बिट में कर दिया, ठीक है। मतलब राइट नाउ द इलेक्ट्रॉन इज इन फिफ्थ ऑर्बिट, ठीक है। एंड उसने पूछा हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज। आयनाइज का मतलब मैंने क्या सिखाया था, उस आउटसाइड वाले इलेक्ट्रॉन को लो, उठाओ और एकदम इंफिनिटी पे फेंक दो, मतलब धक्का मार दो, यूनिवर्स कहीं पे भी फेंक दो, इंफिनिटी पे फेंक दो। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू फिफ्थ ऑर्बिट में था, अब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू इंफिनिटी ऑर्बिट में है, और इलेक्ट्रॉन को n इज इक्वल टू 5 से इंफिनिटी पे लेके जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए ये हमें बताना है, ठीक है। अब यार अगेन आई विल से, अगर तुमने मेरे सारे सेशन अच्छे से फॉलो किए हैं तो एक सेशन में मैंने एक फॉर्मूला बताया था एनर्जी का और बोला था एनसीईआरटी में गिवन है, ध्यान से पढ़ना। याद है मैंने कहा था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन एज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ईवी पर एटम। मुझे बताओ कि ये फॉर्मूला किस किस को याद है, क्योंकि अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद है ना मतलब तो तुमने मतलब दिल जीत लिया, क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मूला था जो मैंने बोला था अच्छे से लर्न कर लो, बिकॉज कहीं ना कहीं सीबीएसई में, जेई में, नीट में बारी बारी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो व्हाट वाज द फॉर्मूला, En is -13.6 z square by n square ev per atom। यूनिट्स का ध्यान रखोगे, ठीक है। मैंने बोला कि मैम अगर हाइड्रोजन एटम है तो ये बात तो क्लियर है कि z की वैल्यू 1 होगी, सही बात है। और अगर मैंने बोला फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी कितनी हो जाएगी E5, तो कितना -13.6 इंटू 1 स्क्वायर बाय n स्क्वायर, मतलब 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये तो एनर्जी हो गई इलेक्ट्रॉन की अगर वो फिफ्थ ऑर्बिट में लाई करता है। बाय द वे गाइस, अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन को ना इनफाइनाइट ऑर्बिट में ले चलो, इनफाइनाइट ऑर्बिट का मतलब वो न्यूक्लियस के पास है ही नहीं, मतलब न्यूक्लियस इनफाइनाइट ऑर्बिट को जानता तक नहीं है। तो अगर एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट ऑर्बिट में है तो इनकी अट्रैक्शन ही नहीं है, ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, मतलब एनर्जी बिल्कुल जीरो है। पता भी करके देखते हैं, देखो -13.6 इंटू 1 स्क्वायर बाय इंफिनिटी स्क्वायर, बाय द वे 1 बाय इंफिनिटी 0, तो 1 बाय इंफिनिटी स्क्वायर तो महा जीरो, आंसर कितना आएगा 0 ईवी पर एटम। मुझे इलेक्ट्रॉन को फिफ्थ ऑर्बिट से इनफाइनाइट ऑर्बिट तक लेके जाना है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, E infinity minus E5, this is the energy which I have to give, मतलब 0 minus E5, बात समझ आ गई, मतलब माइनस ऑफ E5। यहां से हमने एक नई चीज लर्न कर ली कि मैम अगर आयनाइजेशन पता करनी है ना और इलेक्ट्रॉन nth लेवल में है तो आयनाइजेशन एनर्जी सिंपली क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ EM। यही तो किया देखो, माइनस ऑफ E5।
ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना आंसर आएगा 13.6 डिवाइडेड बाई 25 EV पर एटम। अभी भी मैंने आंसर जूल्स में नहीं निकाला, मुझे रिक्वायर्ड ही नहीं था, कहीं पूछा ही नहीं उसने, तो मैंने EV पर एटम में आंसर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फर्स्ट पार्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब उसने कहा कि भाई कंपेयर करो योर आंसर विद द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन। बाय द वे आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी आर वन एंड द सेम, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट। भाई अब समझ आया। वो कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होता तो बताओ कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो हम कहेंगे भैया क्या सिंपल क्वेश्चन करा रहे हो। सो En कितना हो जाएगा -13.6 इंटू Z² बाई n² EV पर एटम। सही बात है, मतलब E1 कितना हो जाएगा, सिंपल -13.6 इंटू 1² बाई 1² विच इज EV पर एटम, सिंपल। और E इंफिनिटी कितना होता है, विच इज नथिंग बट 0। तो E इंफिनिटी को लेके जाना है, -E1 करेंगे, डेल्टा E कितना आ जाएगा 13.6 EV पर एटम। मतलब कितने टाइम्स है, अगर फिफ्थ से निकालना है तो 25 गुना, देख रहे हो 25 टाइम कम एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर फर्स्ट से निकालना होता तो 13.6 EV रिक्वायर्ड थी, अगर फिफ्थ से निकालना है तो 13.6 डिवाइडेड बाय 25 EV रिक्वायर्ड है। आ गया, कंपेयर कर लो आंसर। कंपैरिजन मतलब E1 बाई E2 या E2 बाई E1 करके देख लो, बस इतना ही लिखोगे, ठीक है। मतलब ये कह दोगे कि अगर फर्स्ट से निकालना है ना तो 25 टाइम्स मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ऐसे थोड़ा ड्रामा करके लिखा ना, टीचर खुश हो जाएगी, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आई होप ये सारा का सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करें, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा था ये फॉर्मूला जो मैंने तुम्हें बहुत बार कहा था, लर्न कर लो, रिवाइज कर लो, मतलब मगअप कर लो, कुछ भी कर लो, बट ये फॉर्मूला अपने माइंड में फिट कर लो कैसे भी करके, ठीक है। तो ओके, एक्सरसाइज 2.14 का क्वेश्चन हो गया है। एक और छोटू सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। What is the maximum number of emission lines when the excited electron of a hydrogen atom is n is equal to 6 drops to ground state? अच्छा, इंग्लिश को छोड़ो, मतलब वो कह रहा है अगर 6th लेवल पे एक इलेक्ट्रॉन है और वो हमारा ग्राउंड स्टेट पे गिरता है, तो बताओ कितनी नंबर ऑफ मैक्सिमम एमिशन लाइंस पॉसिबल है। जिस दिन मैंने ये पूरा सिखाया था ना हाइड्रोजन एटम, उस दिन मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर गिरता है तो होता है n इंटू n माइनस 1/2। n कितना 6, n माइनस 1 कितना, 6 में से 1 गया 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 30/2 इज नथिंग बट 15 लाइंस होनी चाहिए। ये तो छोटा सा फॉर्मूला था जो मैं बोलूंगी उन सारे स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए जो जेई और नीट का एग्जाम देने वाले, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो मैं बोलूं n इज इक्वल टू 100 से कोई गिर रहा है, ठीक है, 100 लेवल से कोई गिर रहा है फर्स्ट लेवल पे, तो बताओ कितनी लाइंस है। तो तुम सीधा कर दोगे मैम 100 इंटू 99 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करना इजी है। बट कई लोगों को ये डाइजेस्ट ही नहीं होता कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो अगर तुम पूछ रहे हो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो मैं बोलूंगी कि यार अपने किसी भी मैथ्स टीचर से संपर्क करो, उनसे बोलो सर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, जरा सॉल्व करके दिखा दो, वो तुम्हें पूरा बता देंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। अब तुम और बेसिक डिटेल में जाओ कि मैम हमें डेरिवेशन से मतलब नहीं है, आप करके दिखाओ कि 6 से अगर ग्राउंड स्टेट पे गिरता है तो कितनी पॉसिबल लाइंस है, ये मैं तुम्हें करके दिखा देती हूँ। वापस क्वेश्चन पढ़ लो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन n इज इक्वल टू 6 ड्रॉप्स टू ग्राउंड स्टेट। देखो अब मैं थोड़ा मतलब अब ये टाइम वेस्ट है, बट ठीक है अगर तुम्हें बेसिक में जाना है तो मैं बता देती हूँ। टाइम वेस्ट तो खैर मैं नहीं कहूंगी, नॉलेज ही बढ़ेगी कैसे भी करके। 4 5 6 लिखते हैं, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 4, 3 2 1, मतलब 6 से गिर के 1 पे आना है। बताओ कितनी पॉसिबल लाइंस है, देखो करके देख लेते हैं। मैं अब स्ट्रेट लाइंस नहीं बनाऊंगी, मेरे इतनी परफेक्शन नहीं है, मैं कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा बना देती हूँ। देखो या तो 6 से आएगा सीधा 1 पे, दिस इज फर्स्ट लाइन, ठीक है, या तो वो 6 से आएगा, ध्यान से देखो 2 पे, एंड 2 से आएगा 1 पे, सो दिस इज सेकेंड लाइन, दिस इज थर्ड लाइन। आ रही है समझ? या तो वो 6 से आएगा 3 पे, ठीक है, ये फोर्थ लाइन होगी, फिर 3 से डायरेक्ट गिरेगा 1 पे, दिस इज फिफ्थ लाइन। या ये भी हो सकता है कि 3 से 2 पे गिरे,
दिस इज 6 लाइन, और 2 से 1 पे गिरे, ये 2 से 1 तो हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, ठीक है। आगे देखो, या वो 6 से गिरे सीधा, पहले किस पे गिरा था 3 पे, अब 6 से गिरा दो 4 पे, तो ये कौन सी लाइन होगी, 7th लाइन हो गई। फिर 4th से डायरेक्ट गिरे 1 पे, ये हो गई हमारी 8th लाइन, आ रही है समझ। या ये पहले गिरे 4 से 3 पे, ये हो गई हमारी 9th लाइन। फिर 3 से 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 2 से 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि वो 4 से सीधा 2 में डायरेक्ट गिर रहा है, ये हो गई हमारी 10th लाइन, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, जितनी परम्यूटेशन पॉसिबल है वो करके देखो, आंसर आ जाएगा 50, ठीक है। बट ये फॉर्मूला तब, मतलब ये फॉर्मूला सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब हम फर्स्ट लाइन पे गिरने की बात कर रहे हैं, और हमारे सिलेबस में यही है कि किसी भी लेवल से फर्स्ट लेवल पर आएगा तो व्हाट इज द फॉर्मूला, वी विल से n into n minus 1/2, ठीक है। बट अब मैं बोलूं, मान लो 100 लेवल से फर्स्ट पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली ऐसी लाइनें बना बना के गिनोगे तो पागल हो जाओगे, ठीक है। सो डू रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर अ हायर वैल्यू ऑफ n। छोटे वैल्यूज के लिए तो तुम करके भी देख लोगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप एनसीईआरटी का 2.15 क्वेश्चन, जो दिखने में तो छोटू सा क्वेश्चन लगता है, बट जेई और नीट लेवल तक का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो मैं बात करती हूँ ना केवीपीवाई में, मतलब तुम देखना केवीपीवाई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन पाया जाएगा। नॉट n इज इक्वल टू 6, बट ऑब्वियसली कोई दूसरा नंबर था, मुझे याद नहीं है, बट केवीपीवाई का पास्ट ईयर क्वेश्चन ये है। तुम्हें विश्वास नहीं होता तो यू कैन सर्च फॉर द पेपर्स, ठीक है। ओके, तो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस। अब 2.16 अगर मैं देखूं, एक 2.16 कर लेते हैं, फिर हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। द एनर्जी एसोसिएटेड विद द, अरे प्रणाम करना भूल गए, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम is 2.18 times 10 raised to the power minus 18 joules per atom। अरे भैया ये तो कुछ नहीं कह रहे हैं भैया, ने सिर्फ ये बोला कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं तो उसके साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है, -2.18। तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बट अगर ये वैल्यू याद रख सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, जूल्स पर एटम, ठीक है। या ईवी पर एटम में याद रख लो, -13.6 ईवी पर एटम जो मैंने सिखाया था, या जूल्स पर एटम में याद रख लो, कोई एक याद रख लो। What is the energy associated with the fifth orbit? कि भाई फिफ्थ ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है। हमने कहा यार ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, वही जो एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें सिखाया था, वही का वही फॉर्मूला तुम यहाँ यूज करो। क्या था फॉर्मूला, En is equal to -13.6 times z square by n square ev per atom, है ना, मतलब -13.6 z square by n square ev per atom। अगर मुझे इसको जूल्स पर एटम में लिखना है तो मैं आंसर लिखती हूँ, En is -2.18 times 10 raised to the power -18 जूल्स, मतलब -18 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर जूल्स पर एटम। बस यही डिफरेंस है, ज्यादा कुछ नहीं भाई। आगे चाहे ईवी पर एटम में लिखो या जूल्स पर एटम में लिखो, भाई मुझे तो ये पता है En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, इतना मुझे पता है। और Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए तो 1 है, तो मुझे ये पता चल गया En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n स्क्वायर। तो क्या मैं लिख सकती हूँ, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 इज इक्वल टू 1 बाय 1 स्क्वायर, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5 इज इक्वल टू 1 बाय 5 स्क्वायर, मतलब ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा। तो अगर तुम्हें E1 पता है विच इज -2.18 टाइम्स 10 रेज टू द पावर -18 जूल्स पर एटम, ठीक है, उसको तुम 25 से डिवाइड कर दो तो वो E5 आ जाएगा। बाय द वे गाइस, दिस इज द सेम क्वेश्चन जो अभी हम थोड़ी देर पहले करके आए हैं, बस उसने क्वेश्चन का फॉर्म डिफरेंट कर, और यूज क्या हुआ कॉन्सेप्ट, सिर्फ ये En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n। आई थिंक इतनी बात समझ आ गई होगी कि जब मैम क्लास में बोलती है ना कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट होता है। देखो इतने सारे क्वेश्चंस मैंने तुम्हें करके दिखा दी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ये मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, 2 लिख लो इसको। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्स फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। अच्छा, अब जिन्होंने एनर्जी का फॉर्मूला याद किया था उनसे तो मैंने कहा था रेडियस और वेलोसिटी का भी फॉर्मूला याद करना, और मैंने बोला था मुझे निमोनिक भी भेजना, बट कमेंट्स में तो देखो, यूट्यूब के कमेंट्स में किसी ने निमोनिक भेजा नहीं मुझे, मतलब आई एग्री कि तुम लोग बहुत ही बिजी हो, यू डोंट सेंड, बट देयर वर सर्टेन स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, फेसबुक तक पे मैसेज किया कि मैम दिस इज द निमोनिक, एंड आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ दो स्टूडेंट्स जो पर्सनल कॉन्टैक्ट बना के बिना आंसर देने में बिलीव करते हैं। भाई सब मजा आ जाता है जिस दिन तुम आंसर्स देते हो, ठीक है। तो अगर अभी तक तुमने निमोनिक नहीं बनाया एनर्जी का, रेडियस का, वेलोसिटी का, तो कृपया करके बनाओ और कमेंट्स में लिखो
नहीं तो इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम कहीं तो रिप्लाई कर दो, निमोनिक तो बना लो कम से कम। ओके, तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ एन एटम? ये याद है हमने किया था, दिस वाज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो, रेडियस इन द फिफ्थ ऑर्बिट इज 0.529, फिफ्थ ऑर्बिट में n की वैल्यू कितनी 5, सो मल्टीप्लाइड बाय 25 बाय 1 एंगस्ट्रॉम, बस आंसर आ गया, दैट्स इट, यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज 2.16 का क्वेश्चन भी सबको क्लियर हो गया। गाइस मार्क कर लो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, नॉट द सेम क्वेश्चन बट अ सिमिलर क्वेश्चन माइट बी देयर इन योर स्कूल एग्जाम। ठीक है, एज वेल एज यू कैन एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन जेईई एंड नीट आल्सो। ठीक है, ओके सो गाइस देखो, मैंने अभी खूब सारे क्वेश्चन 16 तक करा दिए हैं, बट देयर आर सो मेनी अदर क्वेश्चंस, मैंने लिखे काफी सारे हैं। मुझे पता था कि आज हम इतने सारे नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल जितना हुआ मेरे ख्याल से काफी अच्छे हमने प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है, कल की वीडियो में दोबारा हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कल थोड़ी जल्दी क्वेश्चन होंगे बिकॉज जो क्वेश्चन का टाइप है वो थोड़ा डिफरेंट है, मतलब जो हमने क्वांटम नंबर्स के बेसिस पे थियोरी पढ़ी ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, वो हम कल की वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर आज वाली वीडियो अच्छे से रिवाइज कर लेना, गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस अगेन। अगर किसी में कोई भी डाउट होगा तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मैं कमेंट्स को गो थ्रू करूंगी और जो जो डाउट्स मुझे मिलेंगे कल वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल बी टेकिंग दोज डाउट्स एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द वीडियो। ठीक है, अब ये है टाइम टेबल। देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैंने बोला था थियोरी होती है, हुई। थर्सडे फ्राइडे एनसीईआरटी हुआ है, आज एनसीईआरटी हो गया, कल भी एनसीईआरटी करेंगे और सैटरडे को मेंटी पे क्विज करने वाले हैं, सुपर ऑसम लेवल की क्विज होगी। मेक श्योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इस बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे मैं क्विज लूंगी। लाइव तुम्हारी परफॉर्मेंस ट्रैक होगी कि तुम क्या कर रहे हो, मतलब तुमने कितनी पढ़ाई करी इस लॉकडाउन पीरियड में। ठीक है, टाइमिंग सेम रहते हैं, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1। मेरी क्लास हर रोज 12 बजे होती है, माइंड में फिट कर लो। ठीक है, जैसे ही 11th की क्लासेस खत्म होती है 12th की क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। ये जो स्टाइल है मंडे टू वेडनेसडे थियोरी, थर्सडे फ्राइडे एनसीईआरटी एंड सैटरडे क्विज, ये सेम रहता है। ठीक है, ओके इसके बाद यार देखो, अगर YouTube पे पढ़ने में सच में तुम्हें अच्छा लगता है ना, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है हमारे पढ़ाने की वजह से, इसके अलावा भी यू हैव वन अदर ऑप्शन फॉर लाइव क्लासेस। यू कैन लिटरली ट्राई टू ज्वाइन दीज लाइव क्लासेस। एक बार ट्राई करके देखो, तुम्हें बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा आज की अपनी पढ़ाई में और 1 महीने बाद की अपनी पढ़ाई में। मतलब तुम कॉन्सेप्ट के साथ साथ इतना पॉजिटिव फील करने लगोगे, ठीक है, और इतना ज्यादा मतलब कॉम्पिटिटिव फील करोगे ना, दैट इज वन ऑफ द रियली रियली गुड थिंग्स। ठीक है, लाइव क्लासेस में ना तुम एजुकेटर के साथ बहुत ही अच्छे से इंटरैक्ट कर सकते हो, मतलब हर छोटी डिटेल्स, जैसे तुम्हें नहीं समझ आ रहा मैम ये चैप्टर टफ है, दोबारा क्लास ले लो। यूट्यूब पे तुम मुझे नहीं कह पाते हो ना मैम दोबारा समझा दो, नहीं समझ आया। ठीक है, मतलब कोई कहता भी होगा तो आधे से ज्यादा कमेंट्स तो कुछ और ही होते हैं, एक आधा कमेंट होता होगा कि मैम दोबारा समझा दो। ठीक है, बट मतलब लाइव क्लासेस में इतनी ज्यादा अच्छी इंटरेक्शन होती है टीचर के साथ, टीचर पर्सनली स्टूडेंट से इतना ज्यादा मतलब व्हाट शुड आई से कि इतनी अच्छी रेजोनेंस बन जाती है ना टीचर और स्टूडेंट के बीच में, इतनी अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है कि बच्चे को कहा नहीं समझ आया ना, टीचर के माइंड में एकदम क्लिक कर जाता है। ठीक है, मतलब दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड फीचर। अदर फीचर इज लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड। यार तुम्हें मतलब मैं एक बात बताती हूँ, मान लो मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, अब तुमने उस क्वेश्चन को कितने टाइम में आंसर किया, कितना सेकंड लिया, कितने मिनट्स लिए टू आंसर दैट क्वेश्चन, उतने सेकंड्स लेने के बाद क्या तुमने क्वेश्चन का आंसर सही दिया? चलो मान लो तुमने सही दिया, ठीक है, और 30 बच्चे थे क्लास में, तो फर्स्ट 5 कौन आए? तुम कौन से पोजीशन पे लाई करते हो? क्या तुम्हारा परफॉर्मेंस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? हर छोटी से छोटी डिटेल तुम्हें लाइव पोल और लीडर बोर्ड पे मिल जाएगी, जो कि हम कंटिन्यूअसली प्लस की क्लासेस में यूज करते हैं। यू कैन ओके अगर तुम्हें आइडिया लेना है तो गाइज यू कैन गो फॉर अ स्पेशल क्लास, दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और स्पेशल क्लासेस आर ऑलमोस्ट सेम एज लाइव क्लासेस। तो लाइव क्लासेस का सब्सक्रिप्शन लेने से पहले मैं यही एडवाइस करूंगी, टेक अ फ्यू स्पेशल क्लासेस, देखो, ट्राई करके देखो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है, अच्छी फील आती है, तुम अच्छे से ट्यून हो पाते हो, देन यू शुड लिटरली गो फॉर लाइव क्लासेस ऑल्सो। ठीक है, लाइव क्लासेस के साथ साथ यू ऑल्सो गेट टेस्ट सीरीज और इसकी एनालिसिस। टेस्ट सीरीज और एनालिसिस क्या है बताती हूँ। मान लो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने खत्म कर लिया, ठीक है, यूट्यूब पे 2 क्लासेस में मैं शायद और खत्म कर दूंगी। लेट अस से सेम चैप्टर मैंने लाइव क्लास में पढ़ाया होता, तो मैंने इतनी क्लासेस में चैप्टर खत्म किया, ठीक है,
अब ऑब्वियसली चैप्टर खत्म हुआ तो टेस्ट तो देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं दोगे पता कैसे लगेगा चैप्टर आया या नहीं। तुमने टेस्ट दिया, तुम्हारे कम नंबर आए, तो तुमने सोचा कि नहीं यार, आई वांट टू रीटेस्ट। तुमने खुद अपना सेकंड टेस्ट शेड्यूल किया जब तुम्हें कंफर्टेबल लगता है, ठीक है, तुमने सेकंड टेस्ट दिया। सेकंड टेस्ट देने के बाद यू वर लाइक कि अब इंप्रूवमेंट हुई है बट आई वांट टू इंप्रूव मोर, तुमने थर्ड टेस्ट दिया। तुम तब तक टेस्ट दे सकते हो जब तक तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं होती, बिकॉज सो मेनी टेस्ट आर देयर ओवर वन सिंगल टॉपिक। तुमने सोचा नहीं मैम पूरे चैप्टर का टेस्ट नहीं चाहिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट दिला दो, तो टीचर को बोलो टीचर वो पर्टिकुलर टेस्ट तुम्हारे लिए स्टार्ट करेगा एंड यू विल बी एबल टू राइट द टेस्ट। ठीक है, मतलब इतने तगड़े लेवल की टेस्ट सीरीज है विच आई थिंक एवरीवन शुड एटलीस्ट ट्राई। ठीक है, और जितने तुम्हारे डाउट्स हैं, हर फोर्थ क्लास एक लाइव डाउट क्लियरिंग क्लास होती है, मतलब 3 क्लासेस में टीचर पढ़ाएगा, एक क्लास में सब बच्चों के डाउट्स क्लियर होंगे, फिर 3 क्लास में टीचर पढ़ाएगा, अगली क्लास में डाउट रिमूव। और यार अगर तुम्हें इतनी सारी चीजें, ठीक है, इसके साथ साथ टीचर की चॉइस टोटली तुम पे डिपेंड करती है भाई। सब अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, हर टीचर मतलब अच्छे अच्छे कॉलेज से पास आउट है, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स IIT से पास आउट हैं। अगर तुमने अपने मतलब पसंद के टीचर से पढ़ना है कि नहीं मेरी तो इन सर के साथ ट्यूनिंग बनती है, सर के साथ फिजिक्स पढ़ने में बहुत मजा आता है, सुमित सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, तो तुम सुमित सर के बैच में जाओ। और सिर्फ सुमित सर फिजिक्स नहीं पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर्स फिजिक्स पढ़ाते हैं। तुमने सोचा सर मतलब मैम हमें ना एक चैप्टर सुमित सर से पढ़ने में मजा आता है, दूसरे चैप्टर किसी और टीचर से पढ़ने में मजा आता है, तुम दूसरे टीचर को चूज करो। ठीक है, मतलब चूज टीचर्स अकॉर्डिंग टू योर ट्यूनिंग। अगर तुमने टीचर्स अपनी ट्यूनिंग के अकॉर्डिंग चूज कर लिए ना, तो वैसे ही इतनी पॉजिटिविटी आती है अंदर से कि यार पढ़ाई करने का मन कर ही जाता है ना। आई होप तुम लोग सब अग्री करोगे। देखो, तो अगर इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं तो भाई तुम्हें करना क्या है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को पहले तो इंस्टॉल कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद यू विल गो टू दिस प्लस सब्सक्रिप्शन, प्लस पे जाओगे। अब ये CBSE क्लास 11 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट बोर्ड वाले ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब दिस इज कॉमन थिंग। अगर ग्रेड 11th में हो या 12th में हो, किसी भी बोर्ड से हो, यू कैन अटेंड दीज क्लासेस, दीज विल बी इक्वली यूजफुल टू यू गाइज ऑल्सो। ठीक है, बस ये होगा कि जो स्टेट बोर्ड वाले हैं उनके लिए वी विल बी शेड्यूलिंग एक्स्ट्रा क्लासेस ऑल्सो, कि जो जो टॉपिक्स वहां पर हैं उनको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिर यू विल गो टू गेट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन पे जाओगे, अब तुम्हें प्राइजेस का बारे में मैंने शुरू में भी बताया था, दोबारा देख लो। मिनिमम प्राइसेस अवेलेबल हैं, देखो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन पड़ता था 12,500 का, बट अगेन आई हैव अ वेरी गुड थिंग फॉर यू, अगर यू यूज दिस कोड साक्षी लाइव तो एक तरीके से मुझे तो सपोर्ट करोगे ही कि मुझे अच्छा लगता है मेरा कोड यूज होता है, एंड दूसरी साइड से यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट ऑल्सो। अब प्राइस पड़ेगा 11,250। ठीक है, सिमिलरली 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन देखोगे तो वैसे 10,000 का है, बट कोड यूज करने के बाद पड़ता है 9,000 का। मतलब वैसे तो 1 और 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन भी हैं, बट अगर मेरी पर्सनल एडवाइस लोगे तो आई विल से कि लंबे ड्यूरेशन का लो, ताकि कम प्राइस में पड़े और खूब सारी पढ़ाई कर सके। ठीक है, सो ये 6 मंथ्स और जो 12 मंथ्स वाला कोर्स है ये बहुत ही अच्छा है। थ्रू आउट द ईयर CBSE JEE नीट अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आई डोंट थिंक कि घर बैठे बैठे अगर तुम्हें इतना कुछ मिल रहा है तो तुम्हें सेकंड थर्ड थॉट देने की जरूरत है। ठीक है, अगर सोचना है इस टाइम पे तो ये सोचो कि कब से मैं क्लासेस ज्वाइन करूं, कैसे मैं अपना पिछला बैकलॉग खत्म करूं और कैसे मैं आगे कंटिन्यू करूं, क्योंकि जितना लेट ज्वाइन करोगे, क्लासेस गाइस अप्रैल में स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, सेकंड कोर्स भी स्टार्ट हो गया है, तो जितना लेट ज्वाइन करोगे उतना बैकलॉग बढ़ता जाएगा, फिर होएगी दिक्कत, फिर कंफ्यूजन एंड ऑल दैट। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो ताकि बैकलॉग ना रहे और कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर पढ़ाई कर सको। ठीक, तो आई थिंक मैंने अपनी साइड से काफी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे साथ शेयर कर दी है, जितनी जितनी रिक्वायर्ड थी, और बस मेरी साइड से आज इतना ही है। और अगर प्लस पे आओगे तो मैम को सपोर्ट करना भूलना नहीं है। दिस इज माई कोड विच इज साक्षी लाइव। आई वॉन्ट यू ऑल टू यूज इट एंड लेट्स क्विकली मीट ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून। बाय बाय।